हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 2 किलो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको 3 किलो खुशी होगी ये सुनकर और आप 5 मीटर नाराज हो सकते हो अगर ऐसी मैं बातें करूँगा आपके सामने। तो आज का हमारा जो चैप्टर है कुछ ऐसा ही है। आज हम क्लास +1 के लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट्स है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको यहाँ पर ये बातें बताएंगे किस चीज़ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं और किस चीज़ को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको 2 किलो खुशी हुई या आप 2 मीटर नाराज हैं, तो ऐसे ऐसी टर्म अपनी डेली लाइफ में नहीं सुनते हैं। इनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते इन क्वांटिटी को कि आप कितने खुश हैं, आप कितने नाराज हैं। ठीक है ना। आप किस चीज़ को मेजरमेंट कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, जो आप अगर हम एक चीज़ को देखें, जैसे आप नहीं मार्कर देख रहे हो, आप यहाँ पर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी आप मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आपको सोचने का, देखिए इधर ध्यान दीजिए, आप इसकी ये चीज़ बता सकते हो कितनी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसकी लेंथ। आप इसकी ये बता सकते हो थिकनेस कितनी है, और क्या बता सकते हो आप इसको ऐसे एक तरह से इसका क्या बता सकते हो आप, इसका मास इसके अंदर कितना है। तो जो क्वांटिटी हम फिजिक्स की क्वांटिटी वर्ड ही बता देता हूँ पहले मैं आपको। क्वांटिटी होता क्या है, देखिए क्वांटिटी जो है, अगर हम क्वांटिटी को बात करें यहाँ पर, क्वांटिटी क्वांटिटी किसको बोलते हैं। देखिए हमारी डेली लाइफ में हमारे नाम होते हैं, सभी का अपना अपना एक नाम है। पर हम क्या करते हैं, इतने अगर हम जैसे कोई आपके पास एकदम से कोई आ जाए तो आप क्या बोलते हो, कोई पर्सन आया है, आपको उसका नाम नहीं पता है। ठीक है ना। आप इतने नाम याद ही नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया, उसको स्पेसिफाई कर दिया कि पर्सन है। ऐसे हम क्या करते हैं, फिजिक्स में भी स्पेसिफाई कर देते हैं क्वांटिटी। हमें उसका नाम नहीं पता है, जब उसका नाम पता चल जाएगा तो उसको नाम से बुलाएंगे उसके। अगर आपको बोल दे कि आपके पास कोई क्वांटिटी आपके पास है, जैसे मैं बोल दूँ फोर्स है तो 2 न्यूटन है, जब तक आपको पता नहीं था कि क्या है तब तक आप क्या बोलेंगे, क्वांटिटी है। जब आपको पता चल गया नाम क्या उसका, फोर्स, तो आप क्या बोलेंगे, फोर्स है। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास इतनी टर्म होती है, हजारों टर्म है, हजारों नेम है बेटा, उन सबको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोल देते हैं। और क्वांटिटी वो होती है जिसको हम, देखिए ऐसी भी हो सकती है जिसको मेजरमेंट ना कर पाए, और ऐसी भी हो सकती है जिसको मेजरमेंट कर सकें। तो जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, आपको कितना गुस्सा आता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ, आपकी हाइट कितनी है, आपका मास कितना है, आप पतले हैं या मोटे हैं, ठीक है ना, हम इन चीज़ों को मेजरमेंट कर सकते हैं। आपका टेम्परेचर कितना है, इन चीज़ों को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजरमेंट कर सकें, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, द क्वांटिटी which can be measured is called फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी मेजरमेंट की जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं बेटा। बात समझ में आई आपको। अब देखिए क्वांटिटी को मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब मेजरमेंट का मीनिंग होता है किसी भी क्वांटिटी को नापना। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, आपके पास ये एक, मेरे पास एक डस्टर है और आप इसको देख रहे हो, एक ये मार्कर है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मेजरमेंट करना है। आप मेजरमेंट कैसे करोगे, आप बोलोगे ये इसकी एक क्वांटिटी, आप इसको नाम दोगे, जैसे इसको हमने इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसकी लेंथ बोलते हैं। ये भी इसको नाम दिया गया है बेटा, जब तक आपको नहीं पता था इसको लेंथ बोलते हैं, आप कैसे बताओगे इसका लेंथ क्या होता है। तो इसको हम क्या माप जान, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको लेंथ। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी आप क्या करोगे, इसको ऐसे हाथ पे रख के देखो दोनों को, पहले इसको रखोगे फिर इसको रखोगे। एक आपके हाथ पर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, एक आपके हाथ पर कम इफेक्ट डाल रहा है, तो आप इस क्वांटिटी को क्या बोलते हो, इसको मास, कि कितना बॉडी के अंदर मास है। तो हम जिस क्वांटिटी को मेजरमेंट कर पा रहे हैं, माप सकते हैं, हमको मेजरमेंट का मीनिंग यही होता है कि कंपेयर कर पा रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट करना। तो अब मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे आपको मैं बोल दूँ इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपके पास जो स्टैंडर्ड, आप किससे माप रहे हो उसको, अगर मैं मार्कर से मापूँ इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तो मैं क्या बोलूँगा, लेंथ ऑफ बोर्ड इक्वल टू 9 पेन।
समझ में आई बात आपको? क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ बोर्ड इक्वल टू 9 पेन। अब पेन क्या यहाँ पर एक आपका स्टैंडर्ड बन गया कि आप पेन से मेजरमेंट कर रहे हो। अब आपको यहाँ से दिल्ली की मेजरमेंट करनी है, यहाँ से आप जो भी आपको प्लेस है और आप दिल्ली की मेजरमेंट करते हो और आप ऐसे पेन रख के चलते हो दिल्ली तक, और आपने काउंट किया कि आपका जो डिस्टेंस आया वो आ गया नियरली 4 लाख पेन, 4 लाख पेन आ गया। तो आप ऐसी ऐसी बातें अपने डेली में सोच सकते हो। आपका जो मापने का तरीका हो सकता है, अपना फीट भी हो सकते हैं, कदम भी हो सकते हैं, आप कदम से माप लो किस चीज़ को। तो ये अपने तरीके होते थे बेटा पहले मापने के। अपने इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होते थे, और कंट्रीज़ में तो फिर भी डेवलप थे वो, उनके पास साइंटिफिक वर्ड थे और उनको यूज़ करते थे। हमारे इंडिया में तो क्या था, हम ऐसे ही बोलते थे। कोई आप जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, आप कोई भी सामान ले जाओ, ऐसे हाथ से भरा 1, ऐसे 2, ऐसे काउंट करके दे देते थे, और इसका ही प्राइस कर देते कि एक रुपये का एक बार भरेंगे, इसको 1 रुपये का, 2 बार भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसी हमारे पास मेजरमेंट आती थी, स्टैंडर्ड बनाए हुए थे हमने। ठीक है, किस चीज़ को तोलते थे, ईंट से तोल देते थे। ईंट का टुकड़ा लिया, ऐसे रख लिया उसको एक साइड पे, उसके साइड में सब्जी डाल दी और तोल के दे दिया उसको। अब उस ईंट का क्या मेजरमेंट बनाया हुआ था कि एक ईंट है 2 रुपये के हिसाब से दे देंगे इसको तोल के। तो ऐसे ही हमारे पास मेजरमेंट होते थे पुराने टाइम में, कदमों से मापा जाता था। आजकल जो खेत होते हैं अपने, फील्ड होते हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती है, अगर आप पुराने अपने जो होते हैं कागज़ उठा के देखो, उनके रजिस्ट्री वगैरह जो उठा के देखोगे, तो उसमें जो है कदमों में मापा होता है, उनको करम बोला जाता है, करम। ठीक है ना? तो 1-2 करम का क्या होता था, जैसे 5.5 फीट होता था। आज के टाइम में इनको हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं, पर उस टाइम में क्या होता, कदम ही बोला जाता था, तो कदम से ही मापते थे लोग। तो ऐसे मेजरमेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। और जो स्टैंडर्ड होता है ना, जिसको बार बार रिपीट करते हैं, जैसे यहाँ पर पेन को रिपीट किया, इस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट। इस स्टैंडर्ड को क्या बोल देंगे, यूनिट। तो एक क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने लिखा क्यू फॉर क्वांटिटी, यहाँ पर आएगा कोई नंबर, जैसे यहाँ पर कितना है, इसकी लेंथ मेजरमेंट किया तो 9, और यहाँ पर क्या आएगा उसका यूनिट, यहाँ पर क्या आएगा उसका यूनिट, जो आपने यूनिट लिया। जैसे मैंने लिखा लेंथ इक्वल टू, लेंथ हो गया क्वांटिटी के लिए 9 पेन। ठीक है, 9 पेन, तो ये क्या आ गया, इसकी यूनिट आ गया पेन। अब ये यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को। आप जैसे आजकल आपको हर एक चीज़ पता है कि लेंथ किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में करते हैं। ठीक है ना? मास किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में करते हैं। टाइम किस में मेजरमेंट करते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं, आवर्स में भी कर सकते हैं, डेज में भी कर सकते हैं, और ईयर में भी कर सकते हैं, मंथ में भी करते हैं, वीक में भी करते हैं। तो ये आपके पास मेजरमेंट आई हुआ है बेटा। ठीक है ना? पहले टाइम में अपना जब पुराना टाइम था, जब तक रिसर्च वगैरह नहीं हुई थी टाइम के बारे में भी, तो हम क्या करते थे, एक दिन को स्टैंडर्ड बनाते थे। सनराइज होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब सनराइज हुआ उसको एक दिन बोला गया, हाफ जब सन सेट हो गया उसको हाफ डे बोला गया। कभी कभार क्या होता है, सन जल्दी सेट हो जाता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है उसको, गर्मियों में आप नोटिस करते हैं इन चीज़ों को। तो पहले स्टैंडर्ड ऐसे होते थे जो वेरी कर सकते थे, पर हमने अब क्या किया, इनको यूनिट्स को स्टैंडर्ड बना दिया बेटा। तो यूनिट्स की बात करते हैं। अब ये जो हमने यूनिट बोला है कि ये यूनिट कैसा होना चाहिए, अगर हम यूनिट की बात करें, ठीक है ना, तो उस यूनिट से पहले मैं आपको थोड़े सिस्टम बता देता हूँ, जो सिस्टम आज से पहले जो चले हुए थे, जिनको हम पुराने टाइम से नोटिस में लेके आ रहे हैं, उन सिस्टम के बारे में बता देता हूँ आपको, किस में कैसे मेजरमेंट किया जाता था। ठीक है, तो ये जो आपने क्वांटिटी यहाँ पर 2-3 मेजरमेंट की है, जैसे आपको टाइम पता है, आपको मास पता है और इसकी लेंथ पता है, तो इन चीज़ों के बाद और भी क्वांटिटी जो हम मेजरमेंट करेंगे उनको बाद में बात करेंगे उनके बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़े सिस्टम बता देता हूँ क्या था। एक सिस्टम होता था बेटा CGS, जो आज भी आपको पता है इनके बारे में। जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में, ठीक है, आजकल भी यूज किया जाता है। G फॉर ग्राम, ग्राम किसके लिए बेटा, मास के लिए। S फॉर सेकंड, ये किसके लिए है, टाइम के लिए, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो ये सिस्टम था, कोई कंट्री इनको हम जो डेवलप कंट्रीज इनको यूज करती थी। उसके बाद एक सिस्टम था बेटा FPS। ये जो सिस्टम था, ये एक तरह से आपका उस टाइम में जो ब्रिटिश होता था, ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश, इंग्लैंड के जो कंट्री है उनके आसपास की, वो इसको यूज करते थे बेटा। वो क्या करते थे, लेंथ को मापते थे फुट में, फुट। जो मास होता है उसको मापते थे वो पाउंड में, पाउंड।
और टाइम को मापते थे वो सेकंड में, ऐसे। ठीक है, उससे अलग एक और भी था, वो क्या था, MKS। इसको यूज करता था फ्रांस, फ्रेंच जो कंट्रीज थी वो यूज करती थी। मीटर में किलोग्राम और टाइम सेकंड, ये वही टर्म आ गई। तो ये 3 सिस्टम जो थे उस टाइम में लिखे गए हैं बेटा, जिनके बारे में बताया गया। तो ये 3 सिस्टम नोटिस में लाए जाते थे, 3 सिस्टम में मेजरमेंट की जाती थी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो आज आपको पता है हम ये यूज करते हैं MKS वाला जो है, ठीक है ना। इसके लिए भी आप बता देता हूँ आपको कैसे बनाया गया, ये कैसे क्यों किया गया ऐसा। देखो अब क्या होता है, आप जैसे एक कंट्री में थे जब तक तो बात ठीक है बेटा, आप इंडिया में हो और इंडिया में आप कहीं पर भी जाके बोल दो कि 1 मील, 1 मील, माइल भी बोलते हैं उसको कई बार, तो 1 माइल, तो हर एक कोई समझ जाएगा बेटा 1 माइल क्या होता है, ठीक है ना। अब आप जाके किसी फॉरेन कंट्री में जाके बोलते हो, जैसे आप इंग्लैंड चले गए, वहां पे बोल दिया आपने कि मेरे को ना 1 माइल कपड़ा दे दो काट के, अब उसको समझ में नहीं आएगा कि 1 माइल होता क्या है, ठीक है। आपको अपने इंडिया में पता था कि जो मास की यूनिट है वो हम किलोग्राम में मापते हैं, आपने क्या किया, जाके मार्केट में बोल दिया कि मेरे को ना 1 टन दे दो, 1 टन आलू दे दो, तो आपको 1 टन जो आपने बोला उसको समझ में नहीं आने वाला बेटा। तो हमने इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, कम्युनिकेशन को अपना ठीक करने के लिए, ताकि सभी को समझ में आए, इसके लिए हमने क्या किया, यूनिट को स्टैंडर्ड बना दिया, फिक्स कर दिया कि पूरा वर्ल्ड मास को किलोग्राम में बोलेगा, लेंथ को मीटर में बोलेगा और टाइम को सेकंड में बोलेगा। इनकी आपको पता ही, आपको समझ में आ गया क्यों प्रॉब्लम आई हमारे सामने कम्युनिकेट करने में। अब जैसे आपने यहाँ से ईरान या इराक में डीजल या अपना जो क्रूड ऑयल है वो लेने के लिए गए आप, और यहाँ से फ़ोन किया आपने कि जो हमारा ट्रक है या आपने जो तेल डालना है इसके अंदर वो डाल दीजिए 100 लीटर। अब उनको लीटर पता ही नहीं है, ठीक है ना, वो 100 लीटर के बारे में जानते ही नहीं है, वो किस में जानते हैं, बैरल में, कि जो वहाँ पर तेल खरीदा जाता है वो बैरल में मापा जाता है। आप किसी और कंट्री में चले जाते हो, ऐसी आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती थी। तो हमने क्या किया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया सबके बारे में कि आप इस यूनिट को यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे। हर एक कंट्री में आप अगर आप, अब आज के टाइम में क्या है, अगर आप कहीं पर भी जाके बोलते तो 5 किलो, तो सभी समझ जाते हैं कि 5 किलो क्या है, ठीक है ना, सभी को पता है कि किलोग्राम किसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड बनाए गए बेटा। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड था, यूनिट मैंने बोला यहाँ पर यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है जो बार बार रिपीट होता है और किसी क्वांटिटी को बता देता है। एक यूनिट क्या होती है, एक बार बार रिपीट होने वाली। अब जैसे मैंने बोल दिया बोर्ड है, इसकी लेंथ मापिए, तो आप क्या करेंगे, मीटर को 2 बार रिपीट करो, एक बार यहाँ तक आ जाएगा, एक बार यहाँ तक आ जाएगा, तो आप इस बोर्ड की लेंथ क्या बोल लेंगे, 2 मीटर। मीटर को कितने टाइम रिपीट किया, 2 टाइम। तो आपको जो मैंने लिखा यहाँ पर Q इक्वल टू N और U, तो N क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 1, 3, हाफ जो भी आएगी, और U क्या है यहाँ पर यूनिट, स्टैंडर्ड। यूनिट कुछ नहीं होता बेटा, स्टैंडर्ड होता है। आप स्टैंडर्ड कुछ भी बना सकते हो अपनी डेली लाइफ में। आप जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और आपके पास कोई भी मापने के लिए सोर्स ही नहीं है, तो हम पहले हाथ से भी काम चलाते थे। कपड़ा मापना है तो हम हाथ से माप के देते थे, ऐसे 1, 2, 3 यहाँ तक मापते थे ऐसे, फिर यहाँ तक मीटर मापने शुरू कर दिया ऐसे 1 मीटर, फिर 2, ऐसे काम चलाना शुरू कर दिया। पर इसमें क्या वेरिएशन है, अब किसी की हाथ छोटा हो, ठीक है ना, किसी का हाथ ज़्यादा बड़ा हो, तो ये तो मीटर कम ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो ये वेरिएशन आ जाती थी। तो इनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड बना दिया जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है। और इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस भी थी जो इसका, जहाँ पर इनको डिसाइड किया गया, ये फ्रांस में हुआ था। और ये क्या था बेटा, इसका नाम क्या था, अगर हम बात करें, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन 1971। ये 1971 में फ्रांस के अंदर इनको डिसाइड किया गया इन बातों को, भाई 1 किलोग्राम किसको बोलना है, 1 मीटर किसको बोलना है, 1 सेकंड किसको बोलना है, तो ये डिसाइड कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम तो आपके सामने ना आए, उनको ओवरकम करने के लिए हमने ऐसा काम किया। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट आपकी कैसी होनी चाहिए। यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट की प्रॉपर्टी कैसी हो, उनके बारे में बात करेंगे।
हम लिखें यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट या यूनिट्स आप देख सकते हो। तो पहले जो प्रॉपर्टी इसमें दी हुई है, इट इज वेल डिफाइंड। अब देखिए जो आपकी यूनिट होगी वो एक वेल डिफाइन होनी चाहिए बेटा। ऐसा ना हो कि आप तो उसको समझ पा रहे हो और आगे वाला उसको समझ में नहीं पा रहा है, ठीक है ना। हमें ऐसा स्टैंडर्ड बनाना होता है जो एक तरह से वेल डिफाइन हो, जिसको हम अच्छे से एक दूसरे को समझा पाएँ, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप बोर्ड की लेंथ मापने लग जाओ, आपने जो स्टैंडर्ड बनाया वो 1 सेंटीमीटर बना लिया, अब तो ये तो बहुत सारे सेंटीमीटर्स के अंदर आ जाएंगे, या 1 आपने मिलीमीटर बना लिया। तो ऐसे नहीं बना सकते हम। हमारा जो ऐसा यूनिट होता है या स्टैंडर्ड यूनिट आपका जो होगा वो वेल डिफाइन होना चाहिए, जिसको इजीली आप डिफाइन कर पाओ और समझ पाए, वेरिएबल ना हो, ठीक है। दूसरे इसने लिखा है प्रॉपर साइज, इट शुड बी प्रॉपर साइज, ठीक है। अब साइज का मीनिंग यहाँ पर क्या आप समझेंगे, जो आप इसकी हम स्टैंडर्ड बनाएंगे उसका साइज प्रॉपर हो। अब आपको मार्केट में जाते हो आप और आप सुनार को बोलते हो जाके कि मेरे को 1 टन सोना दे दो, चलो 1 टन तो नहीं आप खरीदेंगे, हम बोल देंगे वहाँ पर जाके, आप ना सुनार को बोला आपने जाके 0.0001 टन सोना दे दो, पहले सुनार आपको पिटेगा, ठीक है ना। सोना देगा या नहीं देगा वो बात की बात है, पिटाई जरूर होगी आपकी, क्योंकि उसको आपने जो आप यूनिट आपने बताई उसको इतनी डिफिकल्ट बता दी, उसको मेजरमेंट करनी ही नहीं आएगी, वो वहाँ पर डिफाइन ही नहीं है वो वैल्यू आपके लिए। तो आपको क्या करना है वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग बात करनी होती है बेटा। जैसा आपका टाइम होता है, आप सब्जी मंडी में गए और वहाँ पर बोल दिया आपने ऐसा करो 1 लाख ग्राम आलू दे दो, तो ऐसे हम बात नहीं करेंगे। जो जहाँ पर यूनिट चलती है वैसे ही यूनिट मेजरमेंट करेंगे और वेल डिफाइन होनी चाहिए और प्रॉपर साइज होना चाहिए। अब आपको डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है और डिस्टेंस का मेजरमेंट आप मिलीमीटर में करने लग गए। अब यहाँ से आपको दिल्ली की मेजरमेंट करना है डिस्टेंस का और आप मिलीमीटर में बता रहे हो, ठीक है ना। तो हमें एक प्रॉपर साइज बनाना है, इसलिए क्या बनाएगा मीटर, कि एक प्रॉपर साइज है डिस्टेंस का, मीटर, हाफ मीटर कर लो या 0.25 मीटर कर लो, एक प्रॉपर साइज बना दिया गया बेटा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट दिया इसने, ईजिली एसेसिबल। ईजिली एसेसिबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको ये बातें सारी घुमा फिरा के बेटा वही बोल रहा है बार बार, इसको पॉइंट बनाने से मतलब है, ठीक है ना। मीनिंग सबका वही है। ईजिली एसेसिबल का मीनिंग क्या होता है, आप एक तरह से जैसे वही अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए इतने सारे, आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे आप कहीं पर चले गए, आपने कोई सामान लेना है या कुछ भी करना है, जो आप यूनिट बोल देंगे वो क्या हो, ईजिली एसेसिबल हो, जो आगे वाला आसानी से समझ सके, ठीक है ना। 4th पॉइंट की बात करते हैं, इट कैन बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। इसको लिख लेते हैं, इट इज reproducible at every places। इसका मीनिंग क्या है, रिप्रोड्यूस का मीनिंग होता है बेटा, अब जैसे आपने क्या किया, मेरे से कोई सामान खरीदा 1 किलोग्राम, मैंने आपको दे दिया, अब आपने वो सामान किसी को और को देना आगे जाके, ठीक है ना। और आपके पास मेजरमेंट करने के लिए सोर्स ही नहीं है 1 किलोग्राम आपके पास नहीं है, आपके पास जैसे 1 किलोग्राम का जो बाट होता है वो मेरे पास आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास गड़बड़ होगी, आप उसको मेजरमेंट नहीं कर दोगे। मैंने तो आपको 3 किलो दे दिया, उसको 3 बार रखा और आपको दे दिया, बट आपको आगे 1 किलो देना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास है ही नहीं वो। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी यूनिट बनानी होती है जो हर एक के पास इजिली रिप्रोड्यूस की जा सके, हर एक को दी जा सके। अब 1 मीटर का स्केल बनाया, उसको बार बार आप माप के किसी को देते रहो, वो 1 मीटर का 1 मीटर ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है कि बेटा यहाँ से गए और कहीं और पर जाके वो चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो रिप्रोड्यूस का मीनिंग ये होता है कि सभी के पास अवेलेबल हो, ठीक है ना, बार बार उसको यूज़ किया जा सके, एक ही यूनिट को ख़त्म ना हो। जैसे अब बाट आप यूज़ कर रहे हो घिस जाता है, ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं, उसको दोबारा बनाने योग्य है बेटा वो। आप उसको हमने, मैं आपको एक इसकी सच्चाई बताता हूँ क्या होती है यूनिट की। हमारे पास जो यूनिट होती है, जैसे वो आपके पास 1 किलोग्राम का बाट है, ठीक है, आपने उसको 10 साल यूज़ किया और वो क्या हुआ, नीचे से घिस गया। अब वो 10 किलो 1 किलो का नहीं रहा, वो तो आपके पास जो है 900 ग्राम का रह गया, तो 100 ग्राम उसमें से कम हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, अब आप मार्केट में फिर से 1 किलोग्राम का वाट खरीद के लाओगे। अब आप सोचोगे इसने 1 किलोग्राम वाट कहाँ से मापा होगा, तो इसके लिए क्या गया, मैंने जो आपको बोला है कि जर्नल
जो अपने फ्रांस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर एक चीज़ को फिक्स कर दिया गया था बेटा कि ये 1 किलो का हमारा स्टैंडर्ड है। जब भी आपको 1 किलो गुम हो जाएगा तो इससे माप के हम दूसरा आपको दे देंगे, उसके साथ कंपेयर करके दूसरा कोई चीज़ दे देते हैं बना के आपको 1 किलोग्राम उसके साथ कंपेयर कर देते हैं। ऐसे है, ऐसे नहीं कि आपके पास कहीं पर गुम हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड से 1 किलोग्राम गुम हो गया, कोई माप ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है। दूसरा एक इसके बाद पॉइंट दिया हुआ है, इट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये नहीं हो कि मैंने आपको यहाँ से 1 किलोग्राम आलू तोल के दिए और आप घर पे गए और आपने 1 किलो तोला, वो तो 1 किलो नहीं हुए। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो स्टैंडर्ड है कि वो टाइम के साथ चेंज हो जाए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पे चेंज हो गया, टेम्परेचर के साथ चेंज हो गया कि यहाँ पर तो 1 मीटर इतना है, ठीक है, गर्मी है, थोड़े दिनों बाद सर्दी हो जाएगी तो 1 मीटर छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तो आपका जो भी स्टैंडर्ड है वो टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिक्स रहना चाहिए बेटा। ठीक है। ये आपके इसकी प्रॉपर्टीज थी यूनिट की, आप समझ गए होंगे बेटा आसानी से। अब मैं आपके जो मेन पॉइंट है उनके ऊपर बात करते हैं, आते हैं उन पे। देखिए, हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे ऑब्जेक्ट आपके पास, इसके बारे में क्या क्या बात बोल सकते हैं। जो आप बात बोल सकते हो पहले मैं बता देता हूँ। आप बोलेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट आप ये बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं आप ये येलो कलर का है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं इसके अंदर ये तो भी 100 ग्राम का है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप क्या बोलेंगे, फिर आप इसकी और बातों पे आ जाओगे कि ये तो सर रेक्टेंगल शेप का है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैट भी लगा हुआ है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम इतना है। ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। आप इसकी रेक्टेंगल शेप बोल रहे हो तो लेंथ बोल दिया आपने उसकी, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो हम ऐसी बात तो नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे हम, जो आप दो बोल दिया आपने, इसकी लेंथ और इसका मास, इसका येलो कलर भी बता दिया, चलो आपने, मैं बता देता हूँ इसका ना जो टेम्परेचर है ये ठंडा है, ठीक है। तो टेम्परेचर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, आप देखो एक बॉडी 10 किलो की है और एक बॉडी 20 किलो की है, तो आप उसके 10 किलो और 20 किलो से टेम्परेचर का हिसाब नहीं लगा सकते। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर का हिसाब लगाने के लिए उसका मास, उसकी लेंथ कोई मैटर नहीं करती। एक छोटा सा आइस का क्यूब और एक छोटा सा गिलास जिसके अंदर वाटर बॉईल कर रहा है, ठीक है ना, या गिलास बहुत बड़ा है या गिलास का साइज उससे ज़्यादा छोटा है, तो इन चीज़ों से हम कोई मैटर नहीं करता कि टेम्परेचर क्या होता है, साइज और लेंथ और मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा, मैंने आपको एक क्वांटिटी बता दी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल है बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होंगी, अब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, बात करते चल रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे हम। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होंगी। तो फंडामेंटल अगर क्वांटिटी की बात की जाए, फंडामेंटल होती है बेटा जरूरत, जरूरी, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने एक क्वांटिटी तो क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके अंदर कितना मैटर है उसको मेजरमेंट करने के लिए पहली क्वांटिटी लिखी आपने उसका मास, ठीक है। उसका साइज मेजरमेंट करने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, तीसरी क्वांटिटी लिखी आपने उसकी लेंथ, ठीक है बेटा। थर्ड क्वांटिटी भी होती है बेटा एक टाइम, जिसके साथ हम किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। टाइम आपको पता है एक क्वांटिटी आपके डेली लाइफ में यूज होने वाली क्वांटिटी है टाइम, कि इसको इतना टाइम हो गया, इसको इतना टाइम हो गया। हम कंपेयर करते हैं ना कई चीज़ों को, जैसे आपने कोई रेस लगानी है तो आपने क्या किया, रेस लगाई और आपने तो 10 सेकंड में कवर कर दी, एक ने 20 सेकंड में कंपेयर कवर की वो, तो उसने कंपेयर कर ली क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, टाइम, जो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज ए फंडामेंटल। फंडामेंटल का मीनिंग क्या है कि लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करती और मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम ना मास पे डिपेंड करता ना लेंथ पे डिपेंड करता, ये चीज़ें हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, हो सकता है इसका मास ज़्यादा हो इसका कम हो, इस चीज़ का कोई हमें ये नहीं कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका मास भी ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो ये फंडामेंटल है क्वांटिटी। फोर्थ क्वांटिटी मैंने आपको बताई अभी, वो कौन सी है बेटा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। फिफ्थ क्वांटिटी की बात करते हैं हम, फिफ्थ क्वांटिटी पे आ गए हैं। फिफ्थ क्वांटिटी की बात करेंगे अगर हम, तो एक क्वांटिटी ऐसी होती है बेटा, जैसे हम चमक,
जिसको आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं चमक, ठीक है ना। फेयरनेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा चमक रहा है, ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा है, या आप कंपेयर कर सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, ब्राइट ज़्यादा है, डस्टर है, इसकी ब्राइटनेस कम है, ठीक है। तो ये क्या, इसकी एक क्वांटिटी है जो इसकी लेंथ पे, इसके मास पे, इसके टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। आप इसको कहीं भी ले जाओ, इसकी ब्राइटनेस इतनी रहेगी। अब आप जैसे सन को देखते हो, आप क्या बोलते हो, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। आप मून को देखते हो, उसको क्या बोलते हो, उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम है उसके कंपेयर में। तो इसको क्या बोलते हैं, एक फंडामेंटल बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस, को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस, ठीक है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस। लुमिनस होती है चमक, लुमिनस क्या होती है, चमक, ठीक है। हिंदी भी लिख लेते हैं थोड़ी थोड़ी साथ में, वैसे हिंदी मेरे को आती नहीं है लिखनी, भूल गया बेटा, 10th के बाद नहीं पढ़ी है कभी भी, और ना इंग्लिश आती है, इंग्लिश भी 10th के बाद नहीं पढ़ी है ज़्यादा, +2 तक पढ़ी है, ठीक है ना इंग्लिश। तो साइंस आती है, वो कर ही रहे हैं हम, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस क्या होती है, लुमिनस का मीनिंग होता है चमक। अब मास को तो आपको पता चलेगा, किस में मेजरमेंट करेंगे हम, किलोग्राम में, जिसकी SI यूनिट है। लेंथ को किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। टाइम को सेकंड में। टेम्परेचर को किस में मेजरमेंट करते हैं बेटा, केल्विन में, ठीक है। केल्विन इसका जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, K फॉर केल्विन। एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जो SI यूनिट लिखी जाती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है बेटा। जैसे आपको किलोग्राम लिखना, तो किलोग्राम के स्मॉल से स्टार्ट होएगा। अब आप बड़े हो गए, इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने। जैसे आपको न्यूटन लिखना है, पूरा नाम लिखना है न्यूटन, जैसे 10 न्यूटन, तो आप न्यूटन को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एन भी स्मॉल होगा स्टार्टिंग वाला। अगर आपको सिर्फ एन डालना है, सिंबल डालना है, फिर आप उसको कैपिटल में रखेंगे। बट कैपिटल में कौन रहेगा, जो किसी साइंटिस्ट का नेम है, वो सिर्फ उनको रिस्पेक्ट देने के लिए किया गया बेटा ऐसा। तो ये कैल्विन क्या है, साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए मैंने के को कैपिटल में डाल दिया है। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस को क्या बोलते हैं हम, कैंडला। CD इसकी यूनिट होती है, कैंडला। पूरा नाम आप लिख सकते हो कैंडला इसका, ठीक है। बुक से देख सकते हो, आपके पास NCERT बुक है, कैंडला उसको बोलेंगे हम। तो कैंडला यूनिट कैसे बनाई गई, देखो हमारे पास कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं था चमक को पहचानने का। तो चमक को पहचानने के लिए हमने क्या किया, कैंडल का यूज़ किया गया। जैसे एक कैंडल जलाई, फिर 2 कैंडल जलाई, फिर 3 कैंडल जलाई, और इसकी चमक हमने नोटिस की कि 3 कैंडल की जितनी चमक है ना, उतनी इसकी चमक है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर बोर्ड पे आए हम, बोर्ड की चमक देखी हमने कि 50 कैंडल जलानी पड़ी, तब जाके बोर्ड की चमक इतनी हमारे पास चमक बनी, ठीक है। सन की इंटेंसिटी को नोट किया, जो सन की इंटेंसिटी हमने क्या किया, 1 लाख कैंडल जलाई एक ही जगह पर, और उसकी जो चमक बनी उतनी सन की चमक है। तो ऐसे हमने क्या किया, कैंडल को स्टैंडर्ड बना दिया कि 2 कैंडल 3 कैंडल, उसको क्या बोलते हैं, कैंडला बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा यूनिट की फॉर्म में। तो 2 कैंडला, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं 2 कैंडला 3 कैंडल, ऐसे वो क्या है 3 कैंडल 4 कैंडल, ऐसे कंपेयर करना बेटा, कितनी कैंडल चला के इतनी चमक आएगी। उसके बाद केल्विन हमने कर दिया टेम्परेचर को। 6th जो बेटा, 6th यूनिट जो बनी थी, वो बनी थी बेटा करंट की। करंट, आपको पता है कि करंट जो होता है, जैसे ये बोर्ड है, मैं हूँ या आप हो या डस्टर है, इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है वो इसके डायमेंशन पे, जैसे इसकी बोर्ड पे, मेरी लेंथ पे, या डस्टर पे, इनके मास पे, इनकी लेंथ पे, इनके टाइम पे, टेम्परेचर पे, इनकी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता बेटा। आई बात समझ में। उसके ऊपर क्या होता है, उसका नेचर होता है, कितना वो करंट अपने अंदर से पास कर सकता है। जैसे अब दीवार है, ये वॉल है, ये नहीं कर पाएगी। इतनी मोटी आप एक आयरन की प्लेट लो, वो बहुत ज़्यादा करंट पास करेगी। तो क्या एक नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये क्या कर दिया हमने, इसको SI यूनिट, फंडामेंटल यूनिट में नाम रख दिया उसका करंट। तो करंट को मेजरमेंट करते हैं बेटा एम्पियर में। अब ये एम्पियर साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल A डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद 7th यूनिट, 7th यूनिट में क्या डाला हमने, 7th यूनिट किसको बनाया, 7th यूनिट में डाला हमने बेटा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग होता है माइक्रो लेवल पे जाना। अब हमने कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं मोल, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आता है नंबर ऑफ मोल। तो मोल को भी क्या कर दिया गया, एक फंडामेंटल यूनिट बना दिया गया, MOLE, ठीक है।
इसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो MOL डाला जाता है, स्मॉल लेटर में। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं इसको। उसके बाद ये थी 7 फंडामेंटल यूनिट। अभी भी खत्म नहीं हुई बेटा, ये 2 यूनिट ऐसी बनाई गई जो सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना। वो फंडामेंटल तो नहीं बोली जाती पर वो फंडामेंटल तरह ही यूज होती है, बाद में उनके बारे में डिस्कस किया गया था। तो उनको क्या नाम दे दिया गया था, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 यूनिट है बेटा सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। अब 2 यूनिट जो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं उनकी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है वो। LEI सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 यूनिट। एक तो बेटा एंगल, जो आप अपने डे लाइफ में मापते हो कि जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने बोर्ड को देखना शुरू किया ऐसे और मैं बोर्ड को ऊपर तक देखता गया ऐसे, तो मेरी जो ये आई का एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये 60 डिग्री बना, ठीक है। ये इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो इसको भी क्या बोल दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट में नाम डाला गया इसका। तो ये क्या हो गया, एंगल। इसकी कौन सी यूनिट मानी जाएगी, एंगल। इसका यूनिट क्या था, रेडियन, जो हमने कल बात की थी, रेडियन, ठीक है। RAD इसका सिंबल डाला जाता है, RAD। उसके बाद दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या बनाई गई, देखो दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है बेटा। आपने रदरफोर्ड जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो मॉडल है वो किया होगा 10th क्लास में, ठीक है। पर जो आपको वहाँ पर रदरफोर्ड का जो मॉडल है अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल करवाया जाता है वो उस पॉइंट व्यू से नहीं दिखाया जाता जो एक्चुअल में है बेटा। आप एक लीनियर पॉइंट देखते हो कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए और वो ऐसे फैल गए, गलत, ऐसे नहीं होता। वो क्या होता है बेटा, ऐसे हवा में एक ऐसे अल्फा पार्टिकल गन रखी हुई है ऐसे हवा के अंदर मान लो, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं ऐसे सभी साइड, समझे बात मेरी। वो अकेले ऐसे डायरेक्शन नहीं चलते बेटा, वो क्या करते हैं, वो ऐसे भी जाते हैं, वो सीधे भी जाते हैं, वो ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं ऐसे। और यहाँ से जो एक ऐसे कर्व बनती है जो कोन शेप होता है ऐसे, देखो ये वो गन है जो अल्फा पार्टिकल छोड़ती है और यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं बेटा। और ये जो बना, ये कौन शेप का जो वहाँ पर पैटर्न बना जाके ऐसे सभी साइड, नीचे से भी गए, इधर से भी गए, ऊपर से भी गए ऐसे, और वहाँ पे एक सर्कल बना दिया जाके। तो ये जो एंगल था यहाँ पर, ये जो एंगल था, इस एंगल को बोला जाता है बेटा सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल। इसका जो सिंबल होता है थोड़ा अलग सा सिंबल है, डी ओम। ये ओम आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो दूसरी यूनिट क्या बेटा, सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल 3D में मेजरमेंट किया जाता है, हमारे पास नहीं आएगा इसका यूज कहीं पर भी अभी, ठीक है ना। +2 में भी आपके पास नहीं आएगा इसका यूज, हायर क्लासेज में आता है, बट यूनिट का नाम पता होना चाहिए हमें। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये SR से मापते हैं इसको बेटा, स्टीरेडियन। इसकी जो यूनिट होती है बेटा स्टीरेडियन, STE लगा दिया इसका आगे, और इसको STD से ही मापते हैं, SR से, सॉरी, इससे मापते हैं SR से ऐसे, ठीक है, स्टीरेडियन। तो ये आपकी फंडामेंटल यूनिट थी बेटा 7, और ये 2 आपकी क्या थी, सप्लीमेंट्री यूनिट थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए लिख के कि समझ में आ रहा है। अगर कुछ आप चाहते हो कि मॉडिफाई किया जाए या कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए, आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है ना। कोई अगर आपको लग रहा है कि कुछ में कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लेक्चर को, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये भी बताएं कि समझ में आ रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।